प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित में हम लोग पिछले वीडियो में सारणी के गुणधर्म का अध्ययन किया था। आज सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए हम इसकी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सारणी के गुणधर्म हैं वह सारणी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी सारणी के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय की बचत होनी चाहिए, और समय की बचत केवल और केवल तभी हो सकती है जब मैं सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करूं। ऐसा नहीं है कि सारणी के क्वेश्चनों को हम बिना गुणधर्म के सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व तो होगा, परंतु समय बहुत अधिक लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए यहां पर सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके दिए गए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन ऐसे दिया है, और क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? तो देखिए, कह रहा है क्या कि बिना प्रसार किए सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो यहां पर बिना प्रसार किए इस सारणी का प्रसार करके 0 सिद्ध नहीं करना है, बल्कि गुणधर्म अर्थात सारणी के गुणों का प्रयोग करके यह सिद्ध करना है 0। तो इसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि एक्स वाई जेड एक डिटरमिनेंट दिया गया है, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी और जेड प्लस सी दिया गया। अब देखिए, हमें इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। तो 0 कब सिद्ध होगा भाई? तो इसके लिए आप जानते हैं कि गुणधर्म में हमें 0 दो ही जगह मिला था। एक, यदि किसी डिटरमिनेंट्स के किन्हीं दो पंक्ति या किन्हीं दो स्तंभों का प्रत्येक अवयव समान है तो उस डिटरमिनेंट्स का मान 0 होता है। या हमने कहा कि किसी डिटरमिनेंट्स के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है, तब भी उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हमें कुछ इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट्स के गुणधर्म के आधार पर बनाना होगा, तभी हम इसको कह सकते हैं कि इसका मान अब 0 होगा। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, हम पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। मैं यहां क्वेश्चन को लिख दिया। अब इसको जो 0 सिद्ध करना है यहां पर हम 0 सिद्ध करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन मेरे पास है एक्स डिटरमिनेंट से दिया जिसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, एक्स वाई जेड, ए बी सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी है। हम देखिए क्या करेंगे, इसमें हम कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि किसी दो पंक्ति का मान या किसी दो स्तंभ का मान समान हो जाए, तो हम इस डिटरमिनेंट्स का मान 0 कर देंगे गुणों के आधार पर। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए एक्स वाई जेड है। अगर ये भी एक्स वाई जेड हो जाए तो दो स्तंभ यहां पर देखिए, एक पहला स्तंभ और ये एक तीसरा स्तंभ, ये समान मिल जाएंगे, और जब सेम होंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये सेम कब होगा? जब इसमें से ए बी सी हट जाए, अर्थात माइनस कर दिया जाए। तो किसको माइनस करेंगे? देखिए, स्तंभ C2 वाले को घटा दीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर C3 को हम लिखें, लेकिन कैसे? देखिए, C3 को लिखने का तरीका यही है, C3 को चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है? तो ये एरो के बाद जो लिखेंगे उस नियम के तहत चेंज करेंगे। तो C3 को लिखेंगे, लेकिन C3 माइनस C2 करके। देखिए, यह है फर्स्ट कॉलम C1, यह है सेकंड कॉलम C2 और यह है थर्ड कॉलम C3। तो C3 को लिखेंगे, लेकिन कैसे? C3 में से C2 को घटा के लिखेंगे। तो अब यहां पर क्या होगा? बराबर ये जो डिटरमिनेंट्स है इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। फिर इसको भी तो कुछ नहीं चेंज करना है, तो ऐसे लिख देंगे ए बी सी। अब क्या करेंगे? C3 को लिखना है, लेकिन C3 में से C2 को घटा के लिखना है। तो C3 में से C2 को घटाइए तो x प्लस ए में से a को घटाएंगे तो x बचेगा, y प्लस b में से b को घटाएंगे तो y बचेगा, b से b खत्म हो जाएगा।
जेड प्लस सी में से सी को घटाएंगे तो सी समाप्त हो जाएगा, जेड बचेगा। तो इस प्रकार अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहां पर क्या मिला, एक्स वाई जेड, तो हम लिख सकते हैं कि अब इसका मान क्या होगा, इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि लिख देंगे कि चूंकि C1 बराबर क्या हो गया, C3, इसलिए दिए गए सारणी का मान 0 होगा। इसलिए दिए गए सारणी का मान 0 होगा। और यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना है। देख लीजिए, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। मात्र एक जो है हमने सारणी के गुणधर्म का प्रयोग किया, और वो भी एक जगह मैंने परिवर्तन किया, तो दिए गए सारणी का मान देखिए स्पष्ट रूप से 0 होगा। क्योंकि मैंने इस बात को बताया था कि अगर किसी सारणी के किन्हीं दो स्तंभ या किन्हीं दो पंक्ति का प्रत्येक अवयव सेम है, समान है, तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहां देखिए, ये फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम का प्रत्येक अवयव देखिए समान है, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। देख लीजिए, मैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा ही बता देता हूं, जैसे आपको प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसके प्रैक्टिस के आधार पर ही क्वेश्चनों को लगाया जा सकता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ऐसे, कह रहा है a माइनस बी, फिर b माइनस सी और c माइनस ए है। फिर दिया है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। फिर दिया है c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी दिया है। इतना बराबर 0 आपको सिद्ध करना है। तो जब इतना बराबर 0 सिद्ध करना है तो देखिए कैसे होगा भाई। सिद्ध करने का बहुत ही सरल तरीका है। कैसे, तो हम क्या करेंगे, हम तो पहले इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन लिखा, अब इसको हमने मिटा दिया। यहां पर आप क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और इस क्वेश्चन को लिखेंगे। हम चूंकि दोबारा क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते। अब क्या होगा भाई, अब इसमें हम देखेंगे कि इसको किस आधार पर हम 0 सिद्ध कर सकते हैं। तो 0 सिद्ध करने के लिए देखिए, यहां पर यह C1 को मैं लिखना चाहता हूं, और किस आधार पर लिखना चाहता हूं, C1 ये सब जोड़ के लिखना चाहता हूं। देखिए माइनस है यहां पर, तो ये कटेगा, ये माइनस है, यहां प्लस है, ये कटेगा, ये देखिए कट जाएगा। तो सब जब जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक जो है ऐसे कॉलम 0 0 आ जाएगा। और जब 0 0 आएगा तो हम इस बात को बताए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हम यहां पर C1 को लिखेंगे, लेकिन नियम क्या है, देखिए तीर का निशान, नियम क्या बता रहा है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करके लिखेंगे। तो लिख दीजिए, C1 को लिखना है, देखिए C1 को लिख रहे हैं, तो a माइनस बी प्लस करेंगे क्या, b माइनस सी प्लस करेंगे c माइनस ए। देखिए इधर लिख दे रहा हूं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो देखिए माइनस से प्लस और माइनस से प्लस कट गया, क्या मिला हमें, 0। तो C1 की वैल्यू यहां क्या आ रही है, 0 आ रहा है। इसी तरह से जब इसको भी हम जोड़ के लिखेंगे, C1 यानी फर्स्ट कॉलम को, इस पूरे कॉलम को लिखना है, किस तरह से लिखना है, C1 में C2 C3 को जोड़ के लिखना है, यह नियम हमारा बता रहा है। तो जब जोड़ के लिखेंगे देखिए 0 हो गया, फिर ये भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा, b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी करेंगे तो माइनस ए प्लस से माइनस से प्लस और माइनस से प्लस, ये कट जाएंगे, ये 0 हो जाएगा। फिर ये जब जोड़ेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और बाकी को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर तो कोई नियम लगा नहीं है, b माइनस सी और फिर क्या हो गया, c माइनस ए और ये हो गया a माइनस बी।
और फिर क्या हो गया भाई c माइनस ए, इसको लिख दीजिए, और ये हो गया a माइनस बी, और ये हो गया b माइनस सी। तो इस प्रकार आप देखिए अब इस सारणी का मान क्या हो गया भाई 0 प्राप्त हो गया। क्यों 0 प्राप्त हो गया, यही सिद्ध करना था। और इस बात को क्यों कहेंगे हम, तो लिख देंगे चूंकि क्या लिखेंगे कि C1 बराबर क्या हो गया 0, यानी C1 का प्रत्येक अवयव क्या है 0 है, इसलिए दिए गए सारणी का मान 0 होगा। यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सारणी के गुणधर्म के अनुसार यदि किसी सारणी के किन्हीं एक स्तंभ या जो है पंक्ति का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए बिना प्रसार किए मैं इस सारणी का मान 0 सिद्ध कर दिया। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को ही बता देते हैं। यहां दिया है 2 7 65 दिया है, इसमें 3 8 75 है, 5 9 और 86 ऐसे दिया है। इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। तो देखिए करना क्या है भाई, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या है, बिना प्रसार किए। तो बिना प्रसार किए यानी प्रसार करेंगे तब भी इसका मान 0 आएगा, लेकिन हमें तो इसको बिना प्रसार किए ही सिद्ध करना है, और वो भी 0। तो 0 में मात्र 2 ही तरीका, या तो किसी सारणी के किन्हीं 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों का प्रत्येक अवयव समान हो तब उस सारणी का मान 0 होगा, या किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो हम इसको इन्हीं दोनों में से किसी एक का रूप धारण करा देंगे तो हम इसको चिन्ह साबित कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया भाई, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें नियम लगा दीजिए। नियम क्या कहता है, अगर हम नियम के थ्रू इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं, देखिए C3 को लिखना है, इसको छोटा करेंगे, C3 को लिखेंगे, लेकिन कैसे, तो C3 में से 9 गुना करके 7 9 63 होगा। देखिए 9 गुना कर दीजिए किसको, C2 को। देख लीजिए C3 में से इस C3 को ही लिखना है, लेकिन C3 में से जो है C2 के 9 गुने को घटा देना। देखिए यहां पर C3 में से क्या करें, C2 के 9 गुना माइनस करके लिखना है। तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे 2 3 और ये 5। फिर इसको तो ऐसे लिखना है, इसमें कोई नियम नहीं लग रहा है। देखिए तो ये हो गया 7 8 9। अब देखिए इसमें से लिखना है, इसको लिखना है C3 को, लेकिन कैसे, C3 में से C2 के 9 गुने में को करके यहां घटा देना है। तो देखिए 65 है तो 65 माइनस 9 गुणे 7 करेंगे तो 7 9 63। 65 में से 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए यहां पर 9 8 72 होगा, इसमें से 75 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और फिर 9 9 81 होता है, और 86 में से 81 घटाएंगे तो 5 बचेगा। देख लीजिए अब इस सारणी का मान क्या आएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इसमें चूंकि यहां पर इस बात को कहा जा सकता है कि चूंकि C1 बराबर क्या हो गया C3। देखिए पहले क्वेश्चन के बाद हो गया C1, यानी इस कॉलम का मान इस कॉलम के मान के क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किन्हीं 2 स्तंभ या कोई 2 पंक्ति का मान अगर सेम है तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ C1 की वैल्यू C3 के बराबर हो गई, इसलिए इस सारणी का मान क्या होगा, 0 हो गया। अतः इसलिए दिए गए, लिख देंगे दिए गए सारणी का मान 0 होगा, 0 होगा। और ये क्या करना था, प्रूफ करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने तो 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक बता दिया। आपको मात्र इसमें से 2 ही क्वेश्चन और करने हैं जो बिना प्रसार किए। इसके आगे मैं बता रहा हूं, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दिया है, मान लीजिए क्या कर रहा है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। आपको सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर इसमें से 6वां तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसलिए 6वां मैं नहीं बताऊंगा। 7वां को मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान है, इसको आप कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहां बताते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टि से। ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट्स है -a² AB और AC, फिर दिया है BC BA -b² और फिर BC, फिर CA CB और -c², इतना बराबर 4a² b² c², 4a² b² c² सिद्ध करना है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्वेश्चन को लिख देंगे -a² BA CA AB -b² CB और फिर AC BC और -c²। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें देख रहे हैं सब में A है, इन सब में B है और इन सब में देखिए C है। क्यों नहीं हम कॉलम 1 से C1 से A, C2 से B और C3 से C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो जब उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, उभयनिष्ठ जब हम लेंगे तो ये मिल जाएगा। इसके पहले क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को मिटा ही देते हैं। यहाँ पर हमने एक उभयनिष्ठ ले लिया, इसमें से A लिए हैं कॉमन, ठीक है। तो जो कॉमन लिए हैं वो हो जाएगा, क्या क्या होगा भाई कॉमन, देख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें से A निकला है फर्स्ट कॉलम में से, इसमें से B और इसमें से C, तो यह हो गया A B C कॉमन हो गया। तो अब क्या होगा, बराबर यह हो जाएगा -A, इसके बाद B और इसके बाद C। फिर इसमें क्या होगा, फिर यहाँ पर आएगा, इसमें से B निकल गया तो A -B और C हो जाएगा, A -B और ये C हो जाएगा। और इसमें से C चला गया है तो A B और ये -C हो जाएगा। अब देखिए फिर से क्या करेंगे हम, फिर से हम इसमें से R1 से A, R1 से क्या किया हमने A कामा, R2 से हमने कौन सा कॉमन लिया B, और R3 से क्या कॉमन लिया हमने C, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है ना, उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ आप ले लीजिए, क्या होगा अब यहाँ से,
तो फिर इसमें से a आएगा, इसमें से b और इसमें से c, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। और बचा क्या है भाई, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 1 -1 और यहाँ होगा 1 1 1 -1, ये बचेगा। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं R1 इसमें एक स्टेप अभी आप चाहें तो यहाँ से प्रसार करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। हम इसके बाद इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ देखिए इसमें और थोड़ा सा सॉल्व कर दें। यहाँ मैं लिख दूँ क्या, R1 को लिखना चाहते हैं लेकिन R1 प्लस R2 करके, और फिर और R3 को लिखना चाहते हैं, R3 में से R2 को घटा कर लिख दीजिए। देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो जब घटा के लिखेंगे तो ये आ गया क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब इसको घटाइए, देखिए R1 प्लस R2, R1 को लिखना है लेकिन इसको जोड़ के, तो जब इसको जोड़ेंगे तो -1 प्लस 1 होगा 0, फिर 1 और माइनस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2, लिख दिया हमने। इसको अभी R2 को तो ऐसे लिखना है -1 या R2 को ऐसे लिखना है, R2 में कोई हमने चेंजिंग नहीं किया, केवल R1 को लिखे हैं और R3 पर नियम लागू किया गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, अब इसमें R3 को लिखना है 1 और ये हो गया -1 और ये हो गया 1, फिर इसको R3 को लिखना है लेकिन R3 में से R2 को घटा के, तो देखिए R3 यह है माइनस R2 करेंगे तो 1 -1 0 आ जाएगा। और देखिए अब 1 और -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा। और फिर -1 और -1 तो मिलके हो जाएगा -2, तो यह हो गया -2। अब इसको प्रसार कर दीजिए, तो प्रसार कर दीजिए तो क्या होगा भाई, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और अब हम इसका प्रसार करेंगे, तो प्रसार करने के लिए क्या होगा, यहाँ 0 इंटू इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो इतना 1 इंटू -2 तो +2 हो जाएगा, 2 -2 0 हो जाएगा, तो 2 - 2, और फिर माइनस लिखेंगे, +- 0 इंटू क्या होगा, तो इसके पंक्ति और इसके कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो -2 और माइनस क्या होगा 0, -2 इंटू 0, और फिर +2 इंटू, तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस जो है क्या होगा, 2 - 1 इंटू 0 करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा 0, ठीक है ना, ऐसे। तो अब इसको हमने कर दिया ऐसे, देखिए 0 इंटू -1 तो -0 होगा, और यहाँ पर माइनस होता ही है तो +0 हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या हो गया है, देखिए ये टोटल 0, ये भी 0, जब भी 0 का किसी संख्या में गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये 0, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो यह हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बचा है भाई, सिर्फ 0 -0 और +2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पर देखिए केवल 4 होगा, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यही क्या करना था, प्रूफ करना है। तो आप चाहें तो अगर यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है तो सीधे इसका प्रसार कर दीजिएगा, प्रसार कर देंगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आप इसमें के अन्य भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उसको आप जो है बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से बता दूंगा। इसका अंतिम क्वेश्चन एक बता देता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है। इसी टाइप के सभी क्वेश्चनों को आप प्रसार करके जो है हल कर सकते हैं। देखिए कोई अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता, जैसे लगे कि मैं इसको प्रगुण की सहायता से नहीं कर पाऊंगा, तो आप सीधा उसका प्रसार कर दीजिए, प्रसार कर देंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 15,
कह रहा है कि इसमें सही उत्तर को चुनना है। यह कह रहा है कि यदि एक डिटर्मिनेंट्स है कितने का भाई, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है और वो भी कितने का है, 3x3 कोटि का है, का एक वर्ग आव्यूह है। ये एक 3x3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है। यदि ए एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा है। तो इसमें देखिए ऐसे दिया है, इसमें से इसको बाहर निकाला है। ये एक डिटर्मिनेंट एक आव्यूह है, वो भी 3x3 कोटि का है, और अब एक सारणी के अंदर k इंटू इस आव्यूह को लिखा हुआ है, और इसमें से ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन, वो कौन है, k इंटू लिखा है डिटर्मिनेंट ए। इसका दूसरा ऑप्शन बी में दिया है क्या कि k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए, और सी में दिया है k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए, और यहाँ पर दिया है 3k इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो इसमें से कौन सही होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सही है, इसको भाई किस आधार पर हम सही कहेंगे। तो देखिए आपको इस बात को बता दें, जितने क्रॉस जितनी कोटि का कोई एक आव्यूह दिया गया हो और उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हो, तो जब उसमें से कोई एक अवयव को बाहर निकालते हैं तो वह जितने क्रॉस जितने कोटि का होगा उसमें से किसी एक, जैसे यहाँ पर ये 3x3 कोटि का है तो उसका पावर 3 आएगा। तो देखिए ये वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। जैसे यहाँ पर ये बाहर निकला तो क्या होगा भाई, यह मान लीजिए 3x3 कोटि का, तो ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ होगा k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। समझ रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कहता 4x4 कोटि का है, तो उस स्थिति में इसका पावर कितना होता, पावर 4 होता। ये वाला विकल्प सही होता। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। इसी तरह से आप इसमें के क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उसको पूछिएगा, बताया जाएगा। तो अब इसके बाद जो है हम इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।